बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुरम भी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुरम ज़िंदगी बसर करें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मज़ीद ये कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भेजना नहीं भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। आज के मौज़ूआत में से सबसे पहले मैं पंजाब असम्बली का जिक्र करूँगा। लाहौर में आज उसका पहला इजलास हुआ। उसमें कोई 354 अरब रुपए के अखराजात के जो तखमीने थे उसके बिल की अप्रूवल होनी थी, मंजूरी दी जानी थी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई कुछ भी कहे, मगर इस वक्त पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून वज़ीर आला जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने उनकी एक बात मुझे बहुत मुतासर की है। वो ये थी कि आज जब वो असम्बली हाल में दाखिल हुई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर जो राना आफ्ताब साहब हैं वो मौजूद हैं, तो वो सीधा उनके डेस्क की तरफ गई, उनकी चेयर की तरफ गई और उनको जाके वहाँ पर ग्रीट किया, उनके साथ हेलो है की, सलाम दुआ की, बातचीत की कुछ देर। और ये एक अच्छा जेस्चर है। मीन्स के आजकल कुछ गुज़श्ता कई सालों से जो हमारा सियासी माहौल बना हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो ये ठंडे हवा का पहला झोंका नज़र आता है कि शायद आप कुछ सियासी माहौल जो है तब्दील करने की कोशिश की जाए। तो मुस्लिम लीग से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन आज जो जेस्चर मरियम नवाज ने पेश किया है उसके लिए मैं उनको जो है ना खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इट वाज अ गुड मूव। और सियासत अपनी जगह पर, सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कलीग और एक ही असम्बली में इकट्ठे बैठने वालों को आपस में इस तरह का मेल जोल रखना चाहिए और इस तरह की बातचीतें होनी चाहिए, ना कि इमरान खान की तरह कि ना तो मैं इनके साथ बैठूंगा, ना मैं इनसे बात करूंगा, ना मैं इनके साथ सलाम दुआ करूंगा। और दूसरी अच्छी बेहतर चीज़ जो थी वो ये थी कि अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब साहब थे, जिनकी तरबियत जो है वो पीपल्स पार्टी ने की हुई है। राना आफ्ताब साहब काफ़ी अर्से तक पीपल्स पार्टी में रहे और हाल ही में वो भुट्टो साहब के दौर से पीपल्स पार्टी में थे और अभी हाल ही में वो PTI में गए हैं, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो दौर जो काफ़ी अर्से से ख़त्म था, तो उसको उन्होंने शायद ये मुनासिब समझा कि वो अपना घर चेंज करें। तो क्योंकि उनकी सियासी तरबियत भी एक ऐसी पार्टी में हुई है जो सियासी इक़दार की को जो है ना वो मद्देनज़र रखती है और उनको अहमियत देती है, तो उन्होंने भी उसी तरह खुशगवार अंदाज में मरियम नवाज साहिबा के साथ बातचीत की, उनको वेलकम किया और खड़े होकर उनके साथ काफ़ी देर बातचीत करते रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि ये इस तरह का माहौल असम्बली में आइंदा भी चलता रहे और हमारी सियासत में जो गलाज़त भर गई है शायद इस तरह की बातों से उसमें कुछ कमी है और बतदरीज उसको ख़त्म किया जा सके। एनी हो, ये बस वील तस्का मैंने बात की, जो मेरा मौजू नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इमरान साहब की तरफ से जो कुछ खबरें आई हैं। किसी ने सदर RF अलवी को पैगामात पहुँचाए हैं कि जी इमरान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे आपकी तरफ से जो है माफ़ी नहीं चाहिए, मेरे जो मुझे सज़ाएँ मिल गई हैं। आपको पता है कि जो सज़ाएँ दी जाती हैं उसमें सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि उस सज़ाओं को माफ़ कर सकता है। लेकिन एक बात और है, सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी मगर एज अ क्रिमिनल जो रिकॉर्ड होता है वो क्लियर नहीं होता। सज़ा माफ़ का मतलब क्या होता है कि इसने जुर्म किया था, इसको सज़ा मिली मगर उसको माफ़ कर दिया गया, वो जुर्म अपनी जगह पर बरकरार रहता है। वो जुर्म अगर आपने ख़त्म कराना है तो फिर उन सज़ाओं को जो है बरियत चाहिए होती है अदालतों के थ्रू, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान को अदालतों से किसी किस्म का सारे केस में मिल जाए। किसी एक आध केस में तो रह जाएगी जो इसमें वो बरी नहीं हो सकेंगे, और वो अगर बरी नहीं हो सकते तो फिर उनके ऊपर एक मुजरिम की छाप लगी रहेगी और वो कोई भी अवामी पब्लिक ओहदा जो है वो पोर्टफोलियो रखने के अहल नहीं रहेंगे। अच्छा, अब जो बात हो रही है जी, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर जो PTI के लोग हैं सोशल मीडिया को उन्होंने घेरा हुआ है, सोशल मीडिया पर बल्कि उन्होंने एक किस्म का गलबा हासिल किया हुआ है। हर जगह पर जो शोर शराबा मचा हुआ है कि जी इमरान साहब रिहा हो रहे हैं, RF अलवी ने पैगाम भेजा है, उनको रिहा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, समझ क्यों नहीं आती?
समझ तो बहुत अच्छे तरीके से आती है कि अगर जी किसी और पार्टी का बंदा कोई किसी और पार्टी का रुकन इस तरह की बातें कर रहा होता तो मुझे वाकई समझ में नहीं आती कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करें। ये तो अच्छे खासे सुलझे समझदार लोग हैं, अक्ल और दानिश रखते हैं। मगर जो पीटीआई के लोग हैं उनसे यही तवक्को की जा सकती है, वो बगैर सोचे समझे भेड़ चाल, एक भेड़ के पीछे सारी की सारी भेड़ें चल पड़ती हैं। उनको शायद किसी ने ये नहीं बताया कि कानून है क्या। कानून में सदर ममलकत के पास वाकई ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुजरिम को पार्डन कर सकते हैं, उसको आप माफ़ी दे सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये ईद होती है, रमज़ान शरीफ आता है, नेशनल डे आते हैं, तो उसमें कैदियों की सज़ाएं माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अब पता नहीं इमरान साहब को हमेशा बीच में जो हिचेज आ जाती हैं उनको पता नहीं होता जब वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सदर पाकिस्तान को जो कैदियों की किसी कैदी की सज़ा माफ़ी के लिए कहा जाता है, उसकी एडवाइस वज़ीर आज़म की तरफ से जाती है। और विदाउट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसाइड और ही कैन नॉट पार्डन टू एनी प्रिजनर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के किसी कैदी की सज़ा सदर ममलकत अपनी तरफ से घर में बैठे बैठे माफ़ नहीं कर सकता जब तक कि उसको इनिशिएट ना किया जाए, उसकी समरी जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सदर साहब तक ना पहुँचे। अब सदर साहब का तो ये हाल है कि वो जो आइनी मामलात हैं उनकी जो समरी वहाँ पर पड़ी है, कौमी असम्बली के इजलास की जो आइन के तहत एक तकाजा है कि 21 दिन के अंदर इलेक्शन के 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। और वो जो 21 दिन जो है वो 29 को पूरे हो रहे हैं, वो तो उसको रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं कि मैं ना मानूँ। अब मैं न मानूँ वाली बात भी आगे मैं बताता हूँ कि कितनी इनकी पीटीआई की और सदर साहब की और इमरान साहब की जो है ना वो जग हंसाई हुई है इस मामले पर भी, जिस पर सदर ममलकत ने आरिफ अलवी ने जो पीटीआई के कारकुन की तरह सदर पाकिस्तान की हैसियत से नहीं बल्कि पीटीआई के एक कारकुन की हैसियत से उन्होंने इस असम्बली को रिजेक्ट किया और इनकार कर दिया कि मैं इसका इजलास नहीं बुला सकता, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स हैं जिनके बारे में मैं कल भी जिक्र कर चुका हूँ, जो रिजर्व सीटें जब तक वो पूरी ना हूँ मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा, तो उस वक्त तक असम्बली कंप्लीट नहीं है। रिजर्व सीट का मामला जो है उसको मैं आगे बात करूँगा दूसरे मौजू पर। तो मुझे ये लगता है कि इमरान साहब को सदर ममलकत ने तो शायद कहा हो या ना कहा हो, लेकिन इमरान साहब की अपनी ख्वाहिश जरूर नजर आती है मुझे कि वो ये चाहते हैं कि इनको जो है ना वो किसी तरह सदारती पार्डन मिल जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अब सदर ममलकत 9 मार्च के बाद कौन होंगे? आसिफ अली जरदारी। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके तालमेल के बगैर इमरान साहब को तो एक दिन की भी सज़ा माफ़ नहीं की जाएगी। अब इमरान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, पहले ये कहा गया था, पीपल्स पार्टी ने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था और हमने भी कई दफ़ा से बात की है कि जो नेचुरल अलायंस बनता था वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बनना था कि ये दोनों अगर मिल जाते तो एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बन जाती जो कि पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने की अहल थी। मगर इमरान साहब ने पता नहीं पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हाथ नहीं मिलाया, उनको उससे क्या प्रखाश है। हालांकि असल प्रखाश तो उनकी ज़्यादा जो थी वो तो मौलाना फजल रहमान के साथ थी। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो वो बहुत ज़्यादा ही अपने जलसों में और तकरीरों में और इंटरव्यूज़ में और हर जगह पर वो और उनके जो पैरोकार हैं उनके बारे में तो बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बकवासियात करते रहे हैं, हत्ता कि उनके नाम तक बिगाड़ दिए उन्होंने फजल रहमान साहब के। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब या तो फिर यह है कि फजल रहमान साहब और दूसरी तमाम पार्टियों की तरफ दौड़ते फिर रहे हैं। ठीक है, एक अखबारी नुमाइंदे ने इमरान साहब से उस दिन जेल में सवाल किया, शायद कल ही सवाल किया समाअत के दौरान, कि जी आपने फजल रहमान साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जबकि आप तो उनके बारे में बहुत बुरे बुरे अल्फाज कहा करते थे, अब ये काया पलट कैसी हो गई? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि फजल रहमान साहब भी एक मामले में हमारी तायीद कर रहे हैं, हमारे हम ख्याल हैं, हमारे हम नवा हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, तो इस एक पॉइंट के ऊपर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो उसी अखबारी नुमाइंदे ने दोबारा सवाल किया, उसने कहा कि जनाब अगर जो है महमूद खान अचकज़ई वो भी अगर कहें कि जी धांधली हो रही तो क्या आप उनके साथ भी बैठ जाएंगे? तो उस बात का जवाब नहीं दिया इमरान साहब ने, क्योंकि ये उनकी दुखती रंग है। अब इनका हमेशा कौल के साथ जो है वो उसमें फ़र्क होता है, बात कुछ करते हैं, बात निकलती कुछ है और उसका अमल किसी और बात पर करते हैं। तो इनका जो म्यार है हमेशा दोहरा रहा है
اور یہ دوہرا معیار جب تک یہ ختم نہیں کریں گے ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی آصف زرداری صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے چال چلی ہے پریزیڈنٹ شپ لینے کی، کیونکہ اسمبلی تو توڑی بھی جا سکتی ہے، اسمبلی کے خلاف یہ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے نا تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتے ہیں، کسی وجہ سے پرائم منسٹر شپ ختم بھی کی جا سکتی ہے، اسمبلیاں توڑی جا سکتے ہیں، ڈیزالو کی جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صدارتی عہدہ آئینی عہدہ ہے، گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، اسپیکر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، چیئرمین سینٹ شپ آئینی عہدہ ہے، دے آر کانسٹیٹیوشنل چیئرس، تو ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اب اگر اسمبلی جائے، حکومت ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، گر جائے، اگر صدر صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، جیسے کہ عارف علوی صاحب نے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت کو اور دوسری حکومتوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی اقدامات کرنے کی کوشش کی، تو وہ آصف زرداری صاحب تو وہاں پر ساتھ پر اگر بیٹھے ہوں گے تو کوئی بھی حکومت آئے گی تو ان کی تناب وہ کھینچنے کے قابل ہوں گے۔ ایک چیز، دوسری چیز، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی ادھر ادھر بھاگ دور کر رہی ہے تو کل لوٹ کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف بھی آنا ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، بعد خرابی بسیار کے بعد یہ ہاتھ بڑھائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس وقت جو ہے آصف زرداری صاحب پرسیو کریں گے شہباز شریف کو، اور ان کی رضامندی کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی سیاسی انتقام کو چھوڑیں اور ان کو جو ہے نا ان کی سزائیں معاف کریں اور ان کو باہر آنے دیں، تو پھر شاید آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی رضامندی سے شہباز شریف صاحب شاید انیشیٹ کریں سمری، اور صدر زرداری جو ہے ایز پریزیڈنٹ اس کو پارڈن کریں عمران خان کو، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ بھائی صاحب ابھی 2-4 سال کے لیے تو جیل کے اندر ہیں ہی کم از کم، اور اس کے بعد اللہ ان کو لمبی عمر دے، ہم تو دعا کرتے ہیں، لیکن زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور عمر کے جس حصے میں وہ ہیں 74 ایئرس، تو پاکستان میں اوسط عمر کتنی ہے؟ یہی ہے 65 ہے غالباً، تو 10 سال آلریڈی وہ آگے گزار چکے ہیں، اب وہ بونس پر چل رہے ہیں۔ ویسے تو غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتے وہ 100 سال تک جی جائیں، لیکن 80 سال کے بھی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان سے ہوگا کیا کریں گے وہ؟ لہٰذا بہتر تھا کہ وہ ابھی عقل اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور باہر آتے اور حکومت بنانے کی کوشش کرتے، حکومت بنانے کی کوشش نہ بھی کرتے تو باہر وہ اپنی پارٹی کو ایکٹیو تو رکھتے۔ اس وقت جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، پی ٹی آئی کے تمام لیڈر آپس میں دست و گریباں ہیں، باہم دست و گریباں ہیں۔ شیر افضل مروت، گوہر علی خان، بیرسٹر علی ظفر، کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی کا قبلہ و کعبہ ایک نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی ہے اور اپنا قبلہ کعبہ جو ہے نا اس کی سمت اپنی الگ بنائی ہوئی ہے۔ اگر عمران صاحب باہر ہوتے تو کم از کم یہ پارٹی کے ساتھ نہ ہوتا۔ اچھا، اب میں آ رہا ہوں دوسرے موضوع کی طرف کہ آج سماعت تھی اس کے بارے میں جو ریزرو سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، تو ان کے بارے میں سماعت چلتی رہی کافی دیر تک رہی، اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بلایا گیا تھا، مسلم لیگ بھی موجود تھی، ایم کیو ایم بھی موجود تھی، کیونکہ انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی تھی کہ کیونکہ پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی اس کے طور پر جو ہے کسی پارٹی نے درخواست نہیں دی، پی ٹی تو ختم ہی ہو گئی ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے ایز اے پارلیمانی پارٹی، تو ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں، جو ٹوٹل ریزرو سیٹس ہوتی ہیں آئین کے مطابق، وہ بقیہ ریزرو سیٹ جو ہیں وہ اس کا کوٹا بھی ان تمام پارٹیوں میں اس کے لحاظ سے پارٹی کے جو سیٹیں ملی ہیں اسی تناسب سے ان سب میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہاؤس کمپلیٹ ہو سکے۔ تو علی ظفر صاحب نے اس کی مخالفت کی اور وہ اس چیز پر سٹریس کرتے رہے، ایمفیسائز کرتے رہے کورٹ کو، چیف الیکشن کمیشن کو، کہ یہ ایسا نہ کریں اور آج یہ ہمارا حق ہے، ہم نے سنی اتحاد پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تو اب ہم اس پارٹی کا حصہ ہے تو ان کو اب سیٹیں دیں۔ تو قانونی دو پیچ کھیلے گئے اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں انہوں نے سوالات کیے اور ان کے جوابات ان کے پاس نہیں تھے علی ظفر صاحب کے پاس، کیونکہ وہ آئینی طور پر جو سوال کر رہے تھے ان کا جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس، کیونکہ ان اے میٹر آف فیکٹ سنی اتحاد کونسل نے جو ہے دے نیور اپلائیڈ فار دوز سیٹس، انہوں نے پارلیمانی پارٹی
कोई लेटर भेजे नहीं था कि जो कि जब अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए जाते हैं, आप इलेक्शन का फैसला करते हैं हिस्सा लेने का, तो उस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट एक दी जाती है इलेक्शन कमीशन को, जिसमें लिखा जाता है कि जी अगर हमने इतनी सीटें जीती तो ये परसेंटेज के हिसाब से ये हमारे नाम है प्रायोरिटी के, कि इनको जो है ना आप रिजर्व सीट्स का इनको मेंबर मुंतखब करेंगे हमारी पार्टी की तरफ से। और आखिर पर जो एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई, जिसके लिए मेरे ख्याल में पीटीए वाले खुद भी तैयार नहीं होंगे और उनको एक बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा बशमूल इमरान खान साहब। वो झटका क्या था? वो झटका ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर निकाल के पीटीए के वकील अली जफर साहब के सामने, बैरिस्टर अली जफर साहब के सामने रख दिया कि जनाब ये लेटर है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लेटर है, जिसमें आपके आज़ाद मेंबरान ने शमूलियत इख्तियार की है, और इस लेटर में उन्होंने क्लियरली हमें लिख के दिया था कि हमें रिजर्व सीट नहीं चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे। उन्होंने पार्टी की हैसियत से, पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी बंदे को टिकट ही इशू नहीं किया था। एक टिकट उनका अपना है अहमद रजा साहब का, और वो भी पीटीए की वजह से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर वो नहीं लड़े और पीटीए ने उनकी सपोर्ट की तो वो जीत गए। तो हम क्योंकि इलेक्शन में पार्लिमानी पार्टी के तौर पर हिस्सा नहीं ले रहे, इससे हमें रिजर्व सीट्स के लिए हम कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दे रहे। तो जब आपने पहले खुद इनकार किया हुआ था, तो उसके ऊपर अब लड़ना और झगड़ना किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? तो बात गई आगे बात। अब वो बात वापस नहीं आ सकती। जब आपने खुद ही अपने हाथ काट के दिए हुए हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे? There are certain laws, there are constitutional articles, आईनी चीज़ें होती हैं, कानूनी चीज़ें होती हैं। आपके घर की वो नहीं है कि जी अब्बा ने जो कह दिया बच्चों ने वो मान लिया, और ना ही आप किसी का अब्बा बनने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर सियासत में। तो अब ये किस्सा तो हो गया ख़त्म। यानी कि अब पीटीए को जो सुन्नी काउंसिल में वो शामिल हुए, उनकी जो 86 नशस्तें हैं वही रहेंगी, और एज अ पार्लिमानी पार्टी भी सुन्नत जमात अहल सुन्नत जो है जिसके अंदर ये दाखिल हुए शामिल हुए हैं, वो एज अ पार्लिमानी पार्टी भी रजिस्टर नहीं है। तो आप देखिए आगे क्या होता है। इनकी रोजाना जो है बोंगियां नई सामने आ रही हैं। अब वो अली जफर साहब ही वॉज कॉट इन अ सरप्राइज, और वो कहने लगे कि जी हमें तो पता ही नहीं था इस लेटर का, हमें तो कभी सुन्नी इत्तेहाद ने लेटर दिए नहीं है। तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि इसकी कॉपी आप हमें दे दें। जस्ट इमेजिन, आप डिफेंड करने के लिए गए हुए अपनी पार्टी को, और आप उसकी जो लेटर है उसकी कॉपी आप एक किस्म की जो अदालत है उससे मांग रही हैं, आपके पास कुछ नहीं है। तो क्या खाक सियासत करेंगे? और आर यू कैपेबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ऑल दिस काइंड ऑफ ब्लंडर्स? नो, मेरा जवाब है नहीं। और ना ही ऐसे इनकैपेबल शख्स को वजीर आज़म होना चाहिए, और ना ही ऐसी बेहुदा सियासत करने वाली पार्टी को सियासत में होना चाहिए। फैसला आप पर छोड़ते हैं। आज तक के लिए इतने काफ़ी, फिर इंशाअल्लाह व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।